अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत देने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो लोग जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं तो मेरी मोटिवेशन है, और आप लोग सुनते हैं तो मैं ये काम कर रहा हूँ। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज जरा कमर टाइट कर लें, क्योंकि ये स्टोरीज आपको हिला के रख देंगे। ये स्टोरी आपने हौसले से सुननी है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और बेहतर ये है कि बाद में आप भूल जाते हैं, अभी से स्टोरी को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, वो फिर आप सो जाते हैं और मुझे भूल जाते हैं। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं एक लोकोमोटिव पायलट था और हाल ही में मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। अब तो उम्र काफी ज्यादा हो गई। मैंने अपना एक भारी हिस्सा पाकिस्तान रेलवे को दिया है, जिसमें मैंने कई बार मालगाड़ी ट्रेन भी चलाई है। और ऐसे में ही मेरी जिंदगी में एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जो बहुत खौफनाक था, डर से भरा था। पन्नू आकिल और रोड़ी के बीच का जो एरिया है वो बहुत खौफनाक माना जाता था। एक दौर था 70s 80s का, जब ये डाकू घोड़ों पर आकर ट्रेन को लूट लिया करते थे। तो जब भी ये एरिया आता था मैं एक स्टैटिक स्पीड से चलाता था गाड़ी को, और मुझे दिल ही दिल डर भी लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज टू हो गया, लेकिन फिर भी हमें एक डर था, खासतौर पे जब रात को ट्रेन वहां से गुजरा करती थी। बस एक यही डर होता था कि कहीं सिग्नल ऑफ ना मिले, बाकी ट्रेन चलती रहे, इस एरिया में मुझे ट्रेन ना रोकनी पड़े। खैर ये बात 1990 की है, जब मैं एक मालगाड़ी ट्रेन में कराची से लाहौर की तरफ रवाना था। उसमें तकरीबन कोई 50 के लगभग बोगीज कनेक्ट थी, जिसमें कार्गो लोड था। सबसे लास्ट में एक गार्ड वैन होती है, जहां पर एक गार्ड भी होता। इससे पहले मैंने कई दफा वहां से रात में ट्रेन गुजारी है, लेकिन कभी भी मुझे वहां रुकने का इत्तेफाक नहीं हुआ। एक बार ऐसा होता है कि मेरी ट्रेन में एक प्रॉब्लम आ जाती है, और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट जो रोड़ी से पन्नू आकिल के बीच का एरिया, जो बिल्कुल ही वीरान और सुनसान होता है, जहाँ छोटा मोटा जंगल भी है, आसपास झाड़ियां भी हैं, बिल्कुल वहां पर मेरी गाड़ी रुक जाती है। अब मुझे जिनों भूतों का तो डर नहीं था, बल्कि मुझे ये डर था कि अभी कोई डाकू यहाँ पर आ जाएंगे और हमें लूट लेंगे। ट्रेन चूंकि बहुत ज्यादा लोड ले रही थी, मुझे उसे रोकना पड़ा। उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने करीबी जंक्शन पे सिग्नल भेजे, अब पता नहीं हमें मदद कब मिलती, लेकिन ट्रेन मुझे वहीं रोकनी पड़ी। हमें यहाँ कितना टाइम लगने वाला था कुछ पता नहीं था। खैर हम लोग अपनी ट्रेन में बैठे हुए, मैं और मेरे साथ मेरा एक और ड्राइवर था जो कि मुझसे जूनियर था। वो एक यंग बॉय था और बहुत अच्छा इंसान था। उसको मुझसे ज्यादा खौफ आने लगा। मैंने कहा डरो मत, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हमें यहीं पर वेट करना है। बस नजरें विंडो से बाहर थीं, अपने फ्रंट साइड पे, अपने दोनों साइड विंडो पे, कि कहीं से कोई आ न जाए। अब ट्रेन खड़ी हुई है, इंजन स्टार्ट है, उसका जो फॉल्ट था वो चलने में था, खड़ी हुई गाड़ी पर नहीं था। लेकिन दोनों तरफ देखने पे इतना खौफनाक मंजर कि मैं क्या बताऊं। तो जंगल में उल्लुओं की आवाज आ रही थी, और दूर से जैसे कोई भेड़िए, कोई जानवर रात के टाइम एक्टिव हो गए। उन्होंने हमारी ट्रेन देखी और आसपास जंगल में शोर मच गया। हम लोग खौफ ज़्यादा बैठे हुए थे। वहां का माहौल ऐसा था नान कि मैं क्या बताऊं। अगर वहां वैसे ही इंसान खड़ा हो उस सन्नाटे में, तो इंसान वैसे ही डर जाए। अब मैंने अपने जो जूनियर ड्राइवर था उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, एक काम करो, थर्मोस रखा है, उससे चाय निकाल कर दो, और बिस्किट भी रखे हैं, दोनों बैठ कर खाते हैं। उसने यही किया और वो उसमें बिजी हो गया। अब आपको पता होगा कि लोकोमोटिव पे आगे जो इंजन पे लाइट लगी होती है वो कितनी हाई रेंज और कितनी हैवी ड्यूटी होती है, जिससे दूर तक की पटरी चमक रही थी। आसपास जंगल है और बहुत ज्यादा सन्नाटा।
کہ اچانک سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ٹرین کی اس لائٹ کے سامنے سے کوئی سایہ گزر کے دوسری سائڈ کیا. یعنی آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب لائٹ ایک دم سے بجھتی اور جلتی ہے تو فیل ہوتا ہے کہ کوئی سامنے سے گزرا. بالکل وہ سچویشن تھی. میں نے ایک دم سے وہاں دیکھا. میرا دھیان رائٹ والی ونڈو پہ تھا, آس پاس جنگل کی طرف, لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا. یعنی کہ کوئی اس لائٹ کے بہت قریب سے گزرا تھا. میرا دل دھک دھک کرنے لگ گیا. یعنی میرا جو جونیئر ڈرائیور تھا وہ پیچھے کی طرف جھک کر ترموس سے چائے ڈال رہا تھا. اس کو بھی فیل ہوا کیونکہ باہر کی لائٹ کی کچھ روشنی اس کیبن کے اندر بھی آ رہی تھی. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں, بس شاید لائٹ چلی بجھی ہے. ڈرے ہوئے تو ہم ویسے ہی تھے. اس ٹائم میری ایج کوئی ہوگی 40 سال, لیکن پھر بھی میں ڈر گیا تھا. اور یہ فرسٹ ٹائم تھا اس راستے سے گزرتے ہوئے میں دل میں بہت ڈر محسوس کر رہا تھا. میں نے اپنے جونیئر ڈرائیور سے کہا کہ ایک کام کرو, پہلے اپنی ونڈوز وغیرہ بند کر لو اور دروازہ بھی چیک کرو کہ دروازہ صحیح سے بند ہے کہ نہیں. اس نے میک شور کیا کہ سب دروازے بند ہیں. ونڈوز ہم نے جو ٹرانسپیرنٹ ونڈو تھی کانچ کی, ہم نے وہ بند کر لی تاکہ ہم باہر کا بھی جائزہ لے سکیں. صرف ونڈو کلوز کر لی اور تاکہ دل کو ایک تسلی رہے. ہمیں گارڈ کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ اکیلا تھا پیچھے گارڈ وین میں. بالکل لاسٹ میں وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ لگا ہوتا ہے جس میں گارڈ ہوتا ہے, لیکن اللہ خیر کرے گا, رات کا ٹائم ہے, وہ سو رہا ہوگا. ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا. ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے بس انتظار کر رہے تھے کہ کب کوئی ہماری ہیلپ کے لیے آئے. اس ٹائم پر یہ مسافر ٹرینیں بہت کم ہوا کرتی تھی اور اتنی کمفرٹیبل بھی نہیں ہوا کرتی تھی. اب تو بہت اچھی ٹرینز آ گئی ہیں, نائٹ کوچ اور کراکرم اور بلا بلا, بہت اچھی ٹرینز آ گئی. لیکن اس ٹائم بہت کم ہی ٹرین ہوا کرتی تھی جو ایک خاص ٹائم پہ چلا کرتی تھی, تو وہ پٹریاں ویران ہی رہتی تھی. اب تو اگر آپ مال گاڑی ٹرین پر جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کتنی ٹرینز بیچ میں کراس کرتی جنہیں ہمیں راستہ دینا ہوتا ہے. خیر, بیک ٹو دا اسٹوری. ہم انجن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے جونیئر ڈرائیور سے کہا اللہ کا ذکر کرو, کچھ نہیں ہوتا, اللہ خیر کرے گا. ہمیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی کہ ہمیں دور جہاں پر اس روشنی کا اینڈ تھا, اپنی نظروں کی جو حد تھی, یعنی میری ٹرین کی جو لائٹ جہاں پر پڑ رہی تھی اس کا بھی بالکل اینڈ, تو میں ایسا لگتا ہے جیسے جنگل سے کوئی بھاری سی چیز گھسیٹ کر اس پٹری کے اوپر لا رہا ہے. وہ بہت دور موومنٹ تھی. وہ میرے جونیئر ڈرائیور نے دیکھا اور مجھے کہا سر وہ دیکھیں, وہ سامنے کچھ ہے. جب بہت غور کیا تو کوئی بہت عجیب سی مخلوق تھی. وہ ایک بھاری سی کوئی چیز اٹھا کر گھسیٹتی ہوئی اس جنگل سے ہماری پٹری پہ رکھ رہی تھی. یہ منظر بہت عجیب تھا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ ایسا جیسے کہ کوئی ہمارا راستہ بند کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر ہم نے اور زیادہ ورد کرنا شروع کیا, یا اللہ یہ ہم کہاں پھنس گئے, یہ تو مشکلات اور بڑھتی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے نہ نکلے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. دل تیز دھک دھک کر رہا تھا اور گھبراہٹ بہت زیادہ تھی. ہم دونوں کو پسینہ آنے لگا. یہ منظر ابھی تھما نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہمیں جنگل سے دور سے ایسے لگا جیسے جھاڑیوں کی آڑ میں کوئی کھڑا ہوا ہے. وہ ایک نہیں 2-3 ہے. پھر ہم نے نوٹ کیا وہ ہماری انجن میں, ہمارے شیشے پہ, ہمارے منہ پہ ٹارچ مار رہے. ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ ہماری آنکھوں میں مار رہے تھے. نہ جانے وہ کیا چاہ رہے تھے. ہمیں اب یہ سمجھ آ گئی کہ ڈاکو آ گئے اور وہ ہماری نگرانی کر رہے. یعنی ہم یہاں پر اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو آس پاس ہمارے اکٹھے, لیکن وہ شاید ہم سے چھپ رہے تھے. ہو سکتا ہے ہمارا کمپلیٹ انتظام کر دیا گیا ہمیں لوٹنے کا. اور تھوڑی دیر بعد وہ روشنیاں بند ہو گئیں. جس طرف سے وہ روشنی آ رہی تھی جب ہم نے وہاں غور کیا تو کوئی نہیں تھا. یعنی کوئی تھا جو ہمارے آس پاس ہے. ہمارے دل تیز دھڑکنے لگے کہ کبھی بھی کوئی آئے گا اور ہمارے انجن کا دروازہ کھٹکھٹا کے ہمیں باہر نکالے گا اور یہ پوری ٹرین لوٹ لی جائے گی. لیکن ہم خاموشی سے بیٹھے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے اور بس یہی دعا کرتے کہ یا اللہ اب تیرے امان میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پیچھے جانا تھا اپنے انجن میں اس فالٹ کو دیکھنے.
क्योंकि मुझे भी तकरीबन फॉल्ट समझ आ ही जाता। मैं इसमें था कि अगर मैं फॉल्ट को समझ लूं तो जो भी मेरे इंजन को ठीक करने के लिए स्टाफ भेजा जाए तो मैं उसे सही से गाइड कर सकूं कि ये मसला है और टाइम बच सके। या फिर हो सकता है कोई ऐसा फॉल्ट हो जो मैं भी ठीक कर सकूं तो मैं उसे देख लूं। लेकिन बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं थी। मैंने अपने जूनियर ड्राइवर से कहा, ये सब मामलात एक जगह, लेकिन हमें ट्रेन को भी यहाँ से लेकर जाना है, हम यहाँ पर तो नहीं रहेंगे। उसने कहा, सर थोड़ा सा वेट कर लें, देखते हैं कि क्या मामलात है। अगर हमें कुछ सुकून मिलता है तो हम जाकर देख लेंगे। मैं भी खामोशी से बैठ गया। डर मुझे भी बहुत लग रहा था। इतने में हमें पीछे से बहुत दूर से एक सीटी सुनाई देती। वो सीटी हमारे गार्ड की थी। हमारा गार्ड जो गार्ड वैन में बिल्कुल लास्ट में था, वो सीटी दे रहा था और वो कोई इशारा दे रहा था जैसे वो हमें बुलाना चाहता हो। मैंने उठ के अपना दरवाजा खोला और झांक के उस तरफ देखा, पीछे की तरफ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं इस तरफ आया, इस साइड का दरवाजा खोला और फिर मैंने दूसरी साइड देखा तो गार्ड बहुत पीछे से हमें एक सिग्नल दे रहा था। उसके पास एक लाल रोशनी होती थी जिससे हमें सिग्नल मिलता था, पर वो टॉर्च को ऐसे मूव कर रहा था जैसे वो हमें अपनी तरफ बुलाना चाह रहा हो। यानी वो गार्ड किसी परेशानी में था जो हमें अपनी तरफ बुला रहा था। मैं फौरन से आया और जूनियर ड्राइवर से कहा, हमें कुछ करना होगा, वो गार्ड वहां अकेला है और वैसे ही यहाँ पर मामलात कुछ अजीब है, हो सकता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही एक थम करके आवाज आती है और हमारा जो इंजन है वहां तक झटका लगता है। सिचुएशन को समझिएगा कि ट्रेन के लास्ट में या बीच में किसी बोगी पर कोई चीज हिट हुई है जिसका असर हमारे इंजन तक आया। मतलब हम खड़े हुए थे और जैसे कोई जलजला हो जाए, बिल्कुल वैसे वो ट्रेन हिली है। एक दफा ऐसे लगा कि शायद कोई और ट्रेन आकर हमारी ट्रेन के बिल्कुल लास्ट में टकराई है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होता। लेकिन ये एक ऐसा झटका था जो एक ही दफा आया और उसके बाद रुक गया। यानी कोई था कोई इतनी हैवी चीज थी जिसने इस पूरी ट्रेन को हिला दिया। आप समझ सकते हैं कि ट्रेन को हिला देना कोई आम बात नहीं है। हमें पीछे गार्ड की फिक्र थी जो मुसलसल सीटी मार रहा था। अब वो सीटी भी रुक गई। मैंने कहा कि चलो यार चलकर देखते हैं, अल्लाह मालिक है, हमें नीचे उतरना है और उसे देखना है कि क्या मसला है। इतने में मेरे जो साथ में जूनियर ड्राइवर बैठा था, मेरी विंडो की तरफ उसकी नजरें थी। वो बाहर देखकर एकदम से खौफजदा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? जैसे ही मैंने उस तरफ देखा, हमारा गार्ड साथ जंगल में खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। वही गार्ड जो सबसे लास्ट वाली बोगी में था और वो हमारी तरफ देख रहा था। जैसे हमने उसकी तरफ देखा और उसको बुलाना चाहा, वो फौरन से पीछे अंधेरे में गायब हो गया। ये बहुत अजीब था कि फिर जब ये गार्ड यहाँ पर है और फिर पीछे से कौन विसल बजा रहा है, और इसने भी इतनी अजीब हरकत की कि पीछे जंगल में चला गया। मैंने टॉर्च निकाली और बाहर निकल के गार्ड की तरफ इशारा किया, ऐसे कि तुम इधर आ जाओ। अब मुझे वहां से कोई विसल सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही कोई टॉर्च। न जाने उसने मेरी टॉर्च देखी कि नहीं देखी, मेरा इशारा देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे काफी देर इशारा किया। बाहर निकलते अदनान इतना खौफनाक माहौल था कि मुझे डर लग रहा था अभी कोई करीब आएगा और मुझे पकड़ लेगा। फिर मैं आके केबिन में वापस बैठ गया और अब सोचने लगा कि क्या किया जाए। इतने में हमें ऐसे लगा कि जो हमारे पीछे डब्बे लगे हुए थे उनमें किसी एक में हरकत हो रही है। हमें अपनी ट्रेन में कुछ हल्की सी आहट सी फील हो रही थी। यानी अगर पीछे कोई मूवमेंट होती है तो ट्रेन के इंजन तक उसका असर आता है। बहुत गौर करने पे हमें फील हुआ कि पीछे किसी बोगी में कोई हरकत हो रही है। यानी या तो वहां पर कोई डाकू हैं जो ट्रेन के किसी एक डब्बे को खाली कर रहे हैं जिसमें सामान था, तो हमें इसे देखना था। तो हमें उसकी फिक्र होने लगी। हमने कहा बस अब जाकर देखना पड़ेगा। हमने हिम्मत बांधी, आयतल कुर्सी पढ़ी और कलिमात पढ़ते हुए हम ट्रेन से नीचे उतरे। आसपास झिंगरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि कोई है जो हमें छुप कर देख रहा है, उसकी नजरें हम पर हैं। लेकिन हम बस अल्लाह के आसरे पे उतरे कि कुछ भी होगा देखा जाएगा,
जाकर देखें कि क्या मामलात है। जैसे जैसे हम उस ट्रेन के पीछे की तरफ जा रहे थे, वो जो ट्रेन में हल्की सी एक मूवमेंट थी, अब मैं कैसे समझाऊं, वो हल्की हल्की बढ़ती जा रही थी। हमने ट्रेन की साइडों पर कुछ सूखे डंडे जो दरख्त से टहनियां गिर जाती हैं, वो हमें मिल गई। हमने हथियार के तौर पर उठा ली कि किसी से सामना हो तो हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। हम चलते रहे, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हम बिलाखिर बहुत चलने के बाद गार्ड वैन तक पहुंच गए। गार्ड वैन का जाकर दरवाज़ा बजाया तो गार्ड ने 3 से 4 बार पूछा और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे वो डरा हुआ है। फिर जब उसे यकीन आया कि हम लोग ही हैं तो उसने दरवाज़ा खोला और फौरन से कहने लगा, जल्दी से अंदर आ जाए, बाहर कोई है, ये जगह बहुत खौफनाक है, आपने यहाँ ट्रेन क्यों रोक दी। हम भी उसकी आवाज़ सुनकर दिली दिल डर रहे थे। डर तो हमें वैसे ही था, लेकिन इसके साथ भी कुछ एक्टिविटीज़ हो चुकी थी, इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हुआ। हमने उसे कहा कि हमें भी तुम्हारी शक्ल में कोई शख्स दिखाई दिया था जो हमारे लोकोमोटिव के बिल्कुल करीब जंगल में हमें देख रहा था। उसने कहा, यहाँ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, बस कोशिश करें कैसे भी मदद बुलाएं और निकलें यहाँ से। उसने कहा, आओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। उसने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी, उस केबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकल के जमीन पे दिखाया। उसने कहा, ये देखें। वहां देखा तो बहुत ज्यादा पाँव के निशान थे, यानी कोई है जो आसपास हमें फॉलो कर रहा है। ये फीलिंग्स तो हमें पहले से आ रही थी, लेकिन वो पाँव के निशानात देखकर हम और ज्यादा श्योर हो चुके थे कि कोई आसपास मौजूद है। इतने में हमें जंगल से कुछ खौफनाक गीदड़ों की आवाज आई जो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। हमने दरवाजा बंद किया और गार्ड ने कहा कि आप अंदर बैठ जाएं, अभी कुछ भी नहीं करें। ने कहा, आप अपने लोकोमोटिव के दरवाजे वगैरह लॉक करके आए। हमने कहा हाँ। उसने कहा, जब तक कोई मदद ना आ जाए आप लोग यहीं बैठे। खैर वो आवाजें हमारे कैबिन की तरफ बढ़ रही थी, जो आखिरी डब्बा था। हम उसमें सहम कर बैठे हुए थे। घुप अंधेरा था। गार्ड ने अंदर की लाइट भी बंद कर दी थी कि किसी को पता ना चले कि कोई अंदर बैठा हुआ है, लेकिन शायद जो हमें देख रहा था उसे ये पता था कि हम लोग अंदर हैं। उस गार्ड ने कहा कि अभी क्या हुआ था। लोकोमोटिव ने इतना बुरा झटका दिया ट्रेन को, सब खैरियत थी। हमने कहा, वो लोकोमोटिव का झटका नहीं था, वो किसी और चीज ने इस गाड़ी को हिट किया और बकायदा बहुत ज्यादा झटका लगा। हम इसी हैरानगी से तुम्हारे पास आए और हम लोग पूरी ट्रेन को देखते हुए आए, लेकिन हमें कोई भी किसी भी बोगी पर कोई नहीं मिला। न जाने ये झटका कैसा था। अब वो जानवरों की आवाज इस कैबिन के बहुत करीब आती जा रही है। कुछ ही देर बाद बहुत ज्यादा गीदड़ जो इस कैबिन के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, उन्होंने घेर लिया और मुसलसल भौंक रहे हैं। आसमान की तरफ मुंह करके एक खौफनाक आवाज में एक शोर मचा रहे हैं, इतना ज्यादा कि अंदर बैठे हमारे दिलों पर दहशत आ रही थी। ये मंजर कोई आम मंजर नहीं था। उस सन्नाटे में, उस रात में ये जानवर हमारे आसपास इकट्ठे, न जाने क्यों ये तो हमें चीर फाड़ देंगे अगर हम लोग इस ट्रेन से बाहर निकले तो। खैर हम अपने आप को आइसोलेट करके उस कैबिन में बैठे रहे। कुछ देर बाद हमें ऐसा लगता है जंगल से कोई भारी कदम लेता हुआ इस ट्रेन की तरफ आ रहा है। अब उसकी आवाज हमें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत दूर से कोई चलता हुआ आ रहा है और यहाँ गीदड़ों का शोर है। चलते चलते वो आवाज भारी होती चली जा रही है, यानी अब वो बहुत करीब आती जा रही है। बिलाखिर वो आवाज हमारे बहुत करीब आ जाती है। अब ये जो गीदड़ पहले शोर कर रहे थे, अब इनकी एक खास आवाज, जैसे वो डर चुके हों और एक एक करके वहां से भाग रहे हों। और फिर वो आवाज जो कदमों की आवाज थी, वो हमारे कैबिन के बाहर जो फ्लोर होता है वहां से आने लगी। यानी अब हमारे कैबिन के फ्लोर पर कोई चढ़ गया था। जैसा कि अगर आपने देखा हो तो उसका मेटल का हैवी फ्लोर होता है और हैवी डोर्स होते हैं जो मेटल के बने होते हैं। हम अंदर बैठे, बस हम इस तरह बैठे थे जैसे हम सांस भी ना लें कि शायद उसे हमारी सांसों की आवाज से अंदाजा हो जाए। हम अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिक्योर होकर बैठे थे कि उसे हम पे शक ना हो कि अंदर कौन है। वो जो भी चीज थी, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी चीज है। वो
हमारे केबिन के फ्लोर पर आई है और दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रही है। उस गार्ड ने उठकर हल्के से, कि जैसे आहट ना हो, उसने कुछ जो अपना बिस्तर था, वो एक छोटी सी खला थी, उसके सामने कर दिया कि कोई भी अगर झांकने की कोशिश करे तो हम दिखाई न दे, और हम अंधेरे में थे। अदनान एक गुर्राने की आवाज ले रही थी और जैसे सांस ले रही हो। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि हम दम साधे बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दरवाजे की खला से अंदर झांकने की कोशिश कर रही है कि अंदर कौन है। काफी देर वो अंदर देखती रही, लेकिन शायद उसे ये अंदाजा हो चुका था कि अंदर कोई नहीं है, क्योंकि अंदर हमने ऐसा माहौल बना रखा था कि उसे बिल्कुल भी कोई आहट सुनाई नहीं थी। हम दिल ही दिल में कलमात पढ़ रहे थे। उस गार्ड ने हमारे कान में सरगोशी की थी। वो एक बड़ी उम्र के आदमी थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल भी कोई आहट ना करना और बिल्कुल इसे अंदाजा ना हो कि हम अंदर बैठे हुए हैं। ये कोई हवाई मखलूक है। हमारे दिल पर दहशत का वो आलम कि मैं बयान नहीं कर सकता। काफी देर उसके सर्च कर लेने के बाद वो बड़े से 2 कदम रखती है और उस गार्ड वैन के ऊपर जैसे छत पर आके बैठ गई है। हमें अपनी छत पे बकायदा वजन फील हुआ, जैसे कोई अभी इस वैन के ऊपर बैठा हुआ है। हम अंदर बैठे हुए हैं। ये मंजर इतना खौफनाक था कि बयान से बाहर है। हम कितनी देर इस तरह बैठे रहेंगे, ये सोच और ये डर हम पर हावी हो रहा था। हमें अपने डर पर काबू रखना था। हमारी एक आहट शायद हमारी जान भी ले सकती थी। फिर इन मखलूकात के लिए कौन सी बड़ी बात है, ऐसे मेटल के दरवाजे तोड़ देना। बस पता नहीं क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा था कि हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। और ऊपर छत से भी हमें उसके सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरा खुदा, ये इतना खौफनाक मंजर था कि अभी हमने उसे देखा नहीं था, पर जो भी है वो बहुत ही कोई खौफनाक चीज है। हम लोग काफी देर बैठे रहे और उसकी आवाज हमें ऊपर छत से आती रही। फिर काफी देर बाद हमें ऐसा लगता है जैसे वो उठ कर चली गई है, लेकिन उसके जाने की आवाज नहीं आती। काफी देर हमें उसका वेट करना पड़ता है कि अभी चली जाए तब चली जाए, लेकिन न जाने वो गई या नहीं। ये श्योर करने के लिए हमें बाहर जाकर देखना था। हमने कहा कि अब हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। फिर गार्ड ने कहा, चलो मैं देखता हूँ। अब गार्ड कहता है कि मैंने दरवाजा खोला और मैं अपनी गार्ड वैन से थोड़ा सा नीचे उतरा, मुझे क्योंकि पीछे जाकर देखना था कि छत पर कौन है। मैं बस इतना ही हुआ कि मुझे ऊपर का थोड़ा सा मंजर दिखाई दे। जब मैं थोड़ा पीछे होकर देखता हूँ तो हमारी छत पर एक काले रंग की कोई बहुत ही खौफनाक मखलूक थी। ना वो इंसान की तरह थी, ना वो किसी जानवर की तरह। वो कुछ और ही चीज थी जो ऊपर बैठी कुछ अजीब हरकत कर रही थी। हल्के हल्के हाथों के इशारे, जैसे इंसान अपने आप से बात करता है, बिल्कुल उस तरह कोई हरकत कर रही थी। गार्ड वापस खामोशी से आकर अपने कैबिन में बैठ गया, दरवाजा फिर से बंद कर दिया और जैसे ही दरवाजा बंद किया एक झटका सा लगा, एक आवाज आई। वो चीज एक्टिव हो गई थी। अब उसको ये आवाज सुनाई दी थी। ये शायद हमारी गलती थी। अदनान वो चीज फिर से उतर के आई और हमारे दरवाजे के पास आ गई। अब की बार उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अब हमें दूर से कुछ रोशनियां भी दिखाई दे रही है, जैसे बहुत ज्यादा रोशनियां हमारे कैबिन पे पड़ रही हैं। वो रोशनी हमें दरवाजे के नीचे एक हल्की सी लकीर की सूरत में दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा था कि जैसे बहुत सी चीजें अब एक्टिव हो चुकी हैं और हमारे दरवाजे के नीचे उस रोशनी के आगे जो ब्लैक सा शैडो आता है वो इधर से उधर झलक रहा था। यानी वो एक नहीं कई मखलूकात थी जो अब एक्टिव हो गई थी और बार बार धाड़ धाड़ करके दरवाजा बजा रही थी। हम बहुत ज्यादा खौफजदा अंदर बस अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे। हम ऊंची ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू हुए। जैसे ही हमने तिलावत शुरू की तो वो चीजें थमना शुरू हो गई और ऐसे जैसे एक एक करके वो हमसे दूर जाना शुरू हो गई। बिल्कुल वैसे ही सन्नाटा छा गया जैसे पहले की तरह था। हम काफी देर इंतजार करते रहे कि अब कोई एक्टिविटी हो, लेकिन फिर उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई। अब हमने फिर से कहा एक साथ निकलते हैं और दरवाजा खोल कर देखते हैं। हम एक साथ उठे, दरवाजा खोला और बाहर को देखा
बाहर का जायजा लिया तो हर तरफ सन्नाटा था। हमने लाइट मार के इधर उधर देखा, हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हमने ये कहा कि हम किसी तरह लोकोमोटिव में जाते हैं और जाके लोकोमोटिव में बैठते हैं। अगर हमारी कोई मदद आएगी तो वहीं पर हमारे पास आएगी। हमें किसी भी तरह जाकर लोकोमोटिव में बैठना है। हमने गार्ड से कहा कि तुम भी चलो। उसके पास एक गन भी थी जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती थी। गार्ड हमारे साथ साथ, जैसे अक्सर फिल्मों में होता है कि 2-3 लोग मिलकर एक साथ चल रहे हैं और बिल्कुल होशियार कि अगर कोई हमला हो तो हम फौरन से एक्शन ले सकें। हमने हाथ में डंडे उठा रखे थे और गार्ड ने गन तानी हुई थी और लोड की हुई थी कि खुदा न खास्ता कोई भी हमला होता है तो वो उसे शूट कर सके। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हमने देखा कि हमारी जो गार्ड वैन है उसके आसपास दूर वही गीदड़ पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें चीर फाड़ कर फेंक दिया। हमारे दिल पर वो चीज असर कर रही थी। हम चलते रहे और चलते चलते हम ट्रेन के बीच वाले हिस्से में आ गए। अब अदनान ये बात सुनने वाली है। यहाँ हमने देखा कि ट्रेन के दूसरी साइड कोई टांगे दिखाई दे रही हैं, जैसे कुछ लोग खड़े हुए और हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमें उस तरफ से किसी के चलने की आवाज आ रही है। हम चलते तो वो चलते, हम रुक जाते तो वो रुक जाते। हमने जब आपस में एक दूसरे से नजरों में बातें की कि उस तरफ कोई है, क्योंकि ट्रेन के दोनों तरफ पत्थर पड़े होते हैं और जब कोई उन पे चलता है तो उनकी आवाज सुनाई देती है। हम तीनों कदमों की आवाज के साथ हमें एक्स्ट्रा कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब जो ट्रेन की बोगियों के बीच में गैप आता है, हमने सोचा कि वहां से देखेंगे। पहले हमने नीचे झुककर बैठ के देखा तो दूसरी तरफ कुछ टांगे थी जो हमारे बिल्कुल बराबर थी, यानी कोई था जो हमें फॉलो कर रहा था, लेकिन ट्रेन की दूसरी साइड से। हमारी और चलने की हिम्मत नहीं थी और हमने कहा कि अब ये चीज हमें देख रही है, हमें फॉलो कर रही है, हमारे साथ क्या होने वाला है हमें उसका कोई आइडिया नहीं था। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। हमने सोचा ये था कि ट्रेन की बोगियों के बीच में जो गैप आएगा वहां से वो चीज शायद हमें दिखाई दे। हम जैसे ही उस गैप के सामने आए, हमने देखा वही ब्लैक मखलूक जो हमारे गार्ड ने कैबिन के ऊपर देखी थी। उसी तरह की मखलूक, वो एक नहीं 2-3, वो हमारे साथ साथ ट्रेन के दूसरी तरफ थी। और जैसे ही हमने उन्हें देखा, उन्होंने एक चीख मारी। वो बहुत खौफनाक थी, वो जंगल में गूंजती है। हमने वहां से दौड़ लगा दी, उन पत्थरों पे भागने लगे और कैसे भी भागते भागते हम ट्रेन के लोकोमोटिव तक पहुंचे। मेरे पास चाबी थी, मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। हमें ऐसा लग रहा था हमारे पास कोई अभी आ जाएगा और हमें बाहर खींच लेगा। हम फौरन से अंदर घुसते हैं और फौरन से दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब हम फिर से जहां पहले पीछे गार्ड वैन में आइसोलेट थे, अब हम इस लोकोमोटिव में आइसोलेट होकर बैठ गए और मदद का वेट करने लगे। मैंने दोबारा से सिग्नल भेजे और बार बार सिग्नल देने लगा कि जो भी है वो जल्द से जल्द मदद भेजे। हमें जंगल से विसल की आवाज आने लगी, वही विसल जो गार्ड के पास होती थी। हमने कहा तुम्हारी विसल कहाँ है? उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी विसल गायब थी। उसने कहा ये मेरी ही विसल है। आप यकीन करें वो आवाज जंगल से कभी इधर से आए कभी उधर से आए। उसने और खौफ में हमें मुब्तला कर दिया। इन सब में एक अजीब बात यह थी कि वो जो भी मखलूक थी वो रोशनी में नहीं आ रही थी, वो सिर्फ अंधेरे में ही हमारा ताकुब कर रही थी। वो जो भी चीज थी दरख्तों की आड़ में अंधेरे में से हमें देखने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा था जैसे वो इस रोशनी से डर रही हो। ये बहुत अजीब था क्योंकि हमने पूरे मामले में कभी नहीं देखा कि वो सामने उस रोशनी में आई हो। वो जो भी था वो अंधेरे में ही हमें डरा रहा था। खैर साथ साथ हमें दूर से विसल की आवाज आ रही है, वो हमारे दिलों पर और दहशत पैदा कर रही है। इतने में हमें हल्की सी आवाज आती है, जैसे अगर ट्रेन की पटरी पे ट्रेन खामोशी से खड़ी हो तो अगर उसी पटरी पर कोई और ट्रेन दूर से आ रही हो तो एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन हमें आने लगी तो मुझे लगा कि कोई और ट्रेन हमारी हेल्प के लिए आ रही है। लेकिन अगर वो ट्रेन बहुत दूर भी हो तो भी ये वाइब्रेशन आती है। लेकिन चलो हमें कुछ आसरा तो हुआ कि शायद कोई हमारी हेल्प के लिए आ रहा है। अदनान काफी देर गुजर गई, अब वो वाइब्रेशन ज्यादा होने लगी, यानी कि 15-20 मिनट गुजर गए और फिर हमें बहुत दूर से एक विसल सुनाई देती है जो ट्रेन के इंजन की थी।
यानी वो बहुत करीब आ चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेन का इंजन हमारे ट्रेन के बहुत करीब आ गया। अब उसकी रोशनी हमारे बिल्कुल आमने सामने थी। वो सिर्फ एक इंजन आया था क्योंकि हमारे हेल्प के लिए आया था। जब वो बहुत करीब आया तो उसमें 2-3 स्टाफ थे और एक इंजन का ड्राइवर था और एक मैकेनिक था। तय ये पाया गया कि ट्रेन को फिलहाल इस इंजन के साथ लगाकर करीबी जंक्शन रोड़ी ले जाया जाए ताकि वहां जाकर ही इंजन तब्दील हो सके। फिर उससे स्टाफ उतरा और उसने हमारे इंजन के साथ अपना इंजन जोड़ दिया और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो इंजन हमारी ट्रेन को खींचने लगा। हम तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद रोड़ी स्टेशन पहुंचे, जहां जाकर ही इंजन चेंज कर दिया गया और उस इंजन से हमने आगे का सफर तय किया। उस इंजन में जो लोग थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत है कि तुम इस वीरान जगह पर कैसे खड़े हो, ये बहुत खौफनाक जगह है, वैसे ही बहुत खौफ आ रहा है। हम उन्हें क्या बताते कि हमारे साथ ये क्या क्या मामलात हुए। हमें डर डाकुओं से था, लेकिन यहाँ तो कोई और ही मखलूक हमारा ताकुब कर रही थी। अदान, आप यकीन करें, जब वहां से ट्रेन चली है, हमें वो खींच रहा था इंजन, तो हमें अपने आसपास जंगल में कई आंखें दिखाई दी। हमें ऐसा भी लगता रहा कि कोई हमारा ताकुब कर रहा है, कोई हमारे ट्रेन के इंजन के साथ साथ दौड़ रहा है। ये सब बताने में बहुत आसान है, लेकिन इंसान जब ऐसी जगहों का एक्सपीरियंस करता है तो सच में बहुत खौफ आता है। अल्लाह कभी भी किसी को ऐसी चीजें सामने से देखना नसीब ना करे, क्योंकि कई लोग शायद इसे बर्दाश्त ना कर पाए। ये बात मैंने बाद में अपने कुछ कलीग्स को बताई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी ऐसे कई एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन चलती ट्रेन में ये वीरान जगह है, यहाँ पर ना सिर्फ डाकू बल्कि अल्लाह की और भी कई मखलूक ने डेरा जमा रखा है। अगर कभी इत्तफाक हुआ हो ट्रेन में जाने का, तो पन्नू आकिल से रोड़ी का जो सफ़र है उसमें कभी बाहर का मंजर गौर से देखिएगा। आपको चलती ट्रेन में भी दिल पे दहशत आने लगेगी। और फिर हमने वहाँ पर रुक कर ये एक्सपीरियंस किया था। तो ये मेरी स्टोरी थी जो मेरी जवानी के दिनों में थी। अब तो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब तो मेरे बच्चे भी जवान हो चुके हैं। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक ट्रेन स्टेशन की स्टोरी की तरफ जो कई अरसे से वीरान था और फिर वहां पर ड्यूटी देने वाले के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज आपके लिए लाता रहूंगा। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जोशी है। मैं काफी अरसे से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ। मैं इंडियन रेलवे के साथ बतौर रेलवे स्टेशन असिस्टेंट जुड़ा हूँ। ये कहानी मेरी उस स्टेशन की है जो इंडिया के एक मध्य प्रदेश जिसका नाम मटना बुजुर्ग है उसकी है, जहां दिन में 1-2 ट्रेनें गुजरती थी और अक्सर तो बगैर रुके चली जाती थी। ये स्टेशन शहर से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। आसपास सिर्फ वीरान खेत, दूर कहीं कहीं दरख्तों के झुंड और एक छोटी सी कच्ची आबादी। दिन के वक्त भी वहां हू का आलम होता था और रात को तो बहुत ही खौफनाक। खैर वो तो जैसे अंधेरी नगरी बन जाती थी। जब मुझे वहां तैनात किया गया तो मेरे जो सीनियर साहब थे उन्होंने मुझसे एक अजीब बात कही। मिश्रा, यह रात की ड्यूटी पे कुछ रूल्स हैं, बहुत ही सख्त। अगर उनमें से एक भी तोड़ा तो अगली सुबह शायद आप ना हो। मैं पहले तो हंस दिया, समझा कोई मजाक होगा, मगर उनकी आंखों में संजीदगी ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, सर क्या रूल्स हैं? वो बोले, सिर्फ 3 बातें याद रखना। रात 12 बजे के बाद स्टेशन के पिछले प्लेटफॉर्म पर मत जाना। रात 1 बजे के बाद सिग्नल रूम की खिड़की बंद कर देना, चाहे कितनी भी गर्मी हो। रात के वक्त अगर किसी ने तुम्हें आवाज दी तो पलट कर जवाब न देना, खास तौर पर अगर वो तुम्हें नाम लेकर बुलाए। मैंने कुछ घबराहट के साथ सर तो हिला दिया और दिल ही दिल में सोचा शायद ये सब स्टेशन की पुरानी कहानियां होंगी। ड्यूटी का वक्त 8 बजे रात से सुबह 6 बजे तक था। स्टेशन पर उस वक्त सिर्फ मैं और एक चौकीदार मिश्रा भाई मौजूद थे। वो तकरीबन 58 साल के बुजुर्ग थे और पिछली 15 साल से यहीं थे। मैंने उनसे उन रूल्स के बारे में पूछा तो वो खामोश हो गए। बस इतना बोले, बेटा
जैसे कह दिया गया है वैसा ही करना, सवाल ना करो, यहाँ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। मैं भी चुप हो गया। रात के 10 बजे तक सब ठीक रहा। सिग्नल बोर्ड चेक किया, रजिस्टर पर दस्तखत किए और लॉकिंग रूम में जाकर बैठ गया। स्टेशन बिल्कुल खामोश था, सिर्फ दूर कहीं से छींगरों की आवाज आ रही थी। रात के 11:30 बजे के करीब अचानक सिग्नल रूम के अंदर लगा पुराना अलार्म बजने लगा। वही अलार्म जो तब बजता था जब कोई ट्रेन अप्रोच करती हो। मैं हैरान हुआ क्योंकि कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। मैं फौरन सिग्नल पैनल की तरफ भागा, देखा तो कोई सिग्नल एक्टिव नहीं था। मैंने अलार्म बंद किया और सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। मिश्रा साहब से पूछा तो बोले ये अक्सर बजता है, बस बंद कर दो, मत सोचो। मैं थोड़ा परेशान हुआ मगर खुद को समझाया कि शायद कोई वार्निंग का सिग्नल होगा। रात 12:10 का वक्त था। मैं बैठा चाय पी रहा था कि स्टेशन के गेट पर हल्की सी आहट हुई। बाहर जाकर देखा तो एक आदमी सफेद शलवार कमीज में हाथ में पुराना सा थैला लिए बैठा हुआ था। मैंने कहा बाबा जी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बस मुझे देखते रहे, कुछ बोले नहीं। मैंने फिर आवाज दी मगर कोई रद्द अमल नहीं आया। मैं थोड़ा करीब गया तो वो एकदम खड़े हुए और आहिस्ता से स्टेशन के पिछले प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिए। मुझे फौरन पहला रूल याद आ गया, 12 बजे के बाद पिछले प्लेटफॉर्म पर मत जाना। मैंने मिश्रा जी को आवाज दी तो वो बोले इन्हें जाने दो, पीछे मत जाना। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। दिल तो चाह रहा था कि जाकर देखूं वो कौन है, मगर मैं रुक गया। रात के 1 बजा। जैसे ही घड़ी ने 1 बजने का अलार्म दिया, सिग्नल रूम की खिड़की पर जोर की दस्तक होने लगी। मैं अंदर ही था, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खिड़की के बाहर कोई साया सा नजर आ रहा था। मुझे दूसरा रूल याद आया, रात के 1 बजे के बाद खिड़की बंद कर देनी है। मैंने फौरन खिड़की के पट बंद किए और अंदर ही बैठा रहा, मगर दस्तक वो अभी भी हो रही थी। 15 मिनट तक। फिर अचानक खामोशी छा गई। मैं पसीने में शराबूर था, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मिश्रा भाई आए, मेरे कांधे पर हाथ रखा। मैं हैरान था ये सब क्या हो रहा है, मगर उनके चेहरे की संजीदगी ने मेरे मुंह से कोई सवाल निकलने न दिया। मैं घड़ी पर 2:30 बजे देख रहा था। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सिग्नल रूम के दरवाजे के अंदर ही मैं एक पुराने सोफे पर बैठा हुआ था। आंखें नींद से बोझल हो रही थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक जैसे किसी ने सरगोशी में मेरा नाम पुकारा, जोशी बाहर आओ। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, अंदर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद वहम हो, मगर फिर 2 मिनट बाद वही आवाज, मगर उस बार थोड़ा जोर से, जोशी बाहर आओ। जोशी मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो, बाहर आओ ना, बस 2 मिनट। मेरी सांस रुकने लगी। आवाज सीधी दरवाजे की दूसरी तरफ से आ रही थी, मगर ये तो मेरे मरूम भाई त्रिपाठी की आवाज थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन उस कदर तेज हो गई कि लगता था किसी ने सीने में ढोल रख दिया हो। मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया तो फिर वही आवाज आई, जोशी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भाई, बस दरवाजा खोलो। उस लम्हे मेरे दिमाग में एक जोरदार ख्याल आया कि मेरा भाई हो ही नहीं सकता। और तब मुझे तीसरा रूल याद आया, अगर कोई तुम्हें आवाज दे, खास तौर पर नाम लेकर, तो जवाब ना देना। मैं कदम पीछे हटा और खुद को दीवार के साथ लगकर जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे और दिल ही दिल में मैंने अपने मजहब के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया, मगर वो आवाज बार बार आती रही। अब की बार आवाज में थोड़ा गुस्सा था। जोशी तुम सुन क्यों नहीं रहे? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें मेरी कसम। मैं बस अपनी हथेलियों से कान बंद किए साकित बैठा रहा। तकरीबन 15-20 मिनट बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। बस स्टेशन की छत पर लगे पंखे की हल्की सी घूं घूं बाकी रह गई। जब मिश्रा भाई अंदर आए, मैंने कांपती आवाज में कहा,
یہ سب کیا تھا؟ وہ بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولے، یہ مت پوچھو، صرف اتنا سمجھ لو کہ جو ان 3 اصولوں پر پورا اتر جائے اسے یہاں رہنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اگلی رات جب میں ڈیوٹی پر آیا تو مشرا بھائی ایک اخبار کا ٹکڑا لے کر آئے۔ مشرا بھائی نے کہا کہ یہ اخبار پڑھ لینا، اس میں تم سے پہلے بھی ایک اسٹیشن ماسٹر نے یہاں ڈیوٹی کی تھی، اس کے ساتھ ہونے والا حادثہ اس میں درج ہے۔ اس میں لکھا تھا راشد خان سن 1984 رات میں کچھ پیرانارمل ہوا، اگلی صبح لاش ریل کی پٹری پر ملی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اب سمجھ چکا تھا کہ مجھے بس خاموشی سے ڈیوٹی کرنی ہے اور کوئی بھی غلطی نہیں کرنی۔ یہ واقعہ میری 9ویں رات کا ہے۔ رولز میرے ذہن میں نقش ہو چکے تھے، ہر حرکت احتیاط سے کرتا تھا، مگر اس رات نہ جانے کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی بھول نے میرے ہوش اڑا دیے۔ رات کے تقریباً 2:15 ہو رہے تھے۔ میں سگنل روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور رجسٹر چیک کر رہا تھا۔ عام طور پہ میں 1 بجے سے پہلے لائٹ بند کر دیتا تھا تاکہ سگنل روم باہر سے نظر نہ آئے۔ یہی نان آفیشل اصول مشرا جی نے بتایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ اس پر سختی سے عمل کرنے کو کہا تھا، مگر اس رات میری توجہ بٹ گئی، شاید اس لیے کہ دن میں نیند پوری نہ ہوئی تھی، شاید کوئی انجانی بے پرواہی۔ خیر، سگنل روم کی اندرونی لائٹ جلتی رہی، پر کچھ عجیب سا ہوا۔ سگنل روم کی کھڑکی سے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، اور تب ٹھیک 12:17 ہو رہے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ روشنی کی وجہ سے شیشہ اندر سے آئینہ بن چکا تھا، باہر کچھ دکھائی نہ دیا۔ اچانک ایک سایہ سا کھڑکی کے سامنے سے گزرا۔ پہلے لگا شاید کوئی آدمی ہوگا، مگر پھر وہ سایہ دوبارہ واپس آیا، بالکل ویسے ہی، اسی رفتار، اسی انداز سے۔ 1 سیکنڈ، پھر وہی سایہ، اور پھر 5 بار، اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ انسان کی حرکت نہ تھی۔ میں اٹھا اور جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا کہ لائٹ بند کر دوں، سگنل روم کی لائٹ خود بخود بجلی کی چمک کے ساتھ بجھ گئی۔ میں ٹھٹک گیا۔ پورا روم اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور باہر سے وہ سایہ اب دروازے پر آ گیا تھا۔ دروازے کے نیچے کے درج سے ایک کالا سا دھواں اندر آتا دکھائی دیا، جیسے کوئی جلی ہوئی چیز کا دھواں ہو یا کوئی پرانا سڑا ہوا کپڑا۔ اسی لمحے ایک سانس کی آواز آئی دروازے کے بالکل باہر، جیسے کوئی میرے ناک کے قریب سانس لے رہا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی سن ہو گئی، اور پھر اچانک سگنل روم کی چھت پر زور کا دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بھاری چیز چھت پر گری ہو۔ میں ہمت کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ مشرا بھائی کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے، وقت پر لائٹ بند نہ کی تو خود روشنی کے اندر دکھائی دینے لگو گے، اور جو دیکھنا نہیں چاہتے وہ تمہیں دکھنے لگے گا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ باہر خاموشی چھا گئی، دروازے کے نیچے کا سایہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، بس خالی پلیٹ فارم، خاموش ہوا اور ایک بلی جو دور کہیں پٹڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اگلی صبح مشرا بھائی آئے اور میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، یہ آزمائش تھی جوشی، تم نے رول توڑا، لیکن شاید تمہیں موقع دے دیا گیا، ہر ایک کو یہ مہلت نہیں ملتی۔ میں حیران تھا کہ مجھے یہ موقع کیوں دیا گیا، اگر میں نے رول توڑا ہے تو مجھے سزا کیوں نہیں دی گئی۔ میں نے پوچھا، وہ سایہ کیا تھا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا، یا کئی کہانیاں، مگر بس یاد رکھو اگلی بار اتنی مہربانی شاید نہ ہو۔ یہ واقعہ میرے 14ویں دن کی رات کا ہے۔ اب تک میں کافی حد تک ان عجیب و غریب واقعات کا عادی ہو چکا تھا۔ ڈیوٹی کے وقت اپنی جگہ مخصوص کر لی تھی، جہاں سے سگنل بورڈ، پچھلا پلیٹ فارم اور اسٹیشن آفس سب ایک دائرے میں نظر آتے تھے۔ میں نے وہ 3 رولز بھی ذہن نشین کر لیے تھے اور ان سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہ کرتا، مگر اس رات جو ہوا وہ کچھ الگ تھا۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں سگنل روم کے باہر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسٹیشن پر مکمل خاموشی تھی،
जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। तब अचानक पीछे की सिमसे स्टेशन की पुरानी दीवारों के उस पार से एक अजीब सी रोने की आवाज आई। वहां कोई है। आवाज औरत की थी, बहुत ही दबी, थकी और दर्द भरी। एक लम्हे के लिए जिस्म जैसे जम गया। मैंने खुद को झटका दिया और इर्द गिर्द देखा। मिश्रा भाई कहीं नजर नहीं आ रहे थे। दिल ने कहा कि बैठे रहो, दिमाग बोला जाकर देखो, मगर ये तो असूलों से बाहर था। रूल्स में कहीं नहीं लिखा था कि रोने की आवाज आए तो क्या करना है। मैंने सोचा शायद किसी मकामी औरत को कोई मसला हो और वो इत्तफाकन स्टेशन के पिछले वाले खेतों में आ गई हो। तो मैंने एहतियात से सिग्नल रूम का दरवाजा लॉक किया, चाबी जेब में रखी और स्टेशन की बैक साइड की तरफ कदम बढ़ाया। अभी मैं सिर्फ 3 कदम ही आगे गया था कि आवाज दोबारा आई, पहले से थोड़ी ज्यादा करीब। जोशी, कोई तो है। ये सुनकर मेरे कदम जमीन से चिपक गए, क्योंकि इस बार सिर्फ रोना नहीं था, मेरा नाम भी लिया गया था। दिल जैसे हलक में आ गया। मैं हैरान था कि इसे मेरा नाम कैसे पता है, मगर ये वो लम्हा था जहां ना आगे बढ़ सकते थे ना पीछे हट सकते थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सिग्नल रूम की रोशनी बहुत दूर और मध्यम लग रही थी और आवाज जैसे मेरे आसपास मंडला रही हो, मगर कोई दिखाई ना दे। मैंने खामोशी इख्तियार की, आंखें बंद की और अपने मजहब के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। बार बार दोहराने लगा। तभी अचानक एक झोंका सा आया, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब से गुजरा हो। मेरे हाथ कपकपाने लगे। फौरन वापसी का रुख किया, मगर एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे जमीन मेरे नीचे नरम हो गई हो। जमीन पर मेरे पांव फिसलने लगे। बमुश्किल हिम्मत करके मैं वापस सिग्नल रूम की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ और जोर से बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। सांसें फूली हुई थी और माथे से पसीना बह रहा था जैसे बारिश हो। अगली सुबह मिश्रा जी आए तो मेरे चेहरे की हालत देखकर फौरन बोले, तुम गए थे ना पीछे की तरफ? मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ। इन्होंने अफसोस से सर हिलाया, फिर बोले, ये वो जगह है जहां पहले स्टेशन मास्टर की लाश मिली थी, जिसने किसी की मदद करने के लिए रूल्स तोड़े थे, और उसी की अखबार पे तुमने फोटो भी देखी थी। वहां जो भी आवाज देता है वो तुम्हारी मदद नहीं चाहता। मैं साकित बैठा रहा। मिश्रा जी ने मुझे अपने मजहब के हिसाब से तावीज नुमा कुछ दिया और कहा कि इसे अपनी जेब में रखो और वादा करो अब कोई रूल नहीं तोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने वो तावीज लिया और पहली बार दिल से महसूस किया कि नौकरी जान की भी कीमत मांगती है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो रात, वो 21 तारीख थी। जैसा कि रूल्स में था कि रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अकेले न जाना, मगर उस दिन भर की थकन और दिमागी उलझन में मैंने बस सरसरी नजर डाली और भूल गया। रात के 2 बजे करीब सिग्नल रूम में बिजली चली गई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला कि देखूं मेन ब्रेक क्यों डाउन हुआ है। मिश्रा जी इस रात भी गैर हाजिर थे और मैं मुकम्मल अकेला था। मैंने जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कदम रखा, एक ठंडी हवा चली। मेरी टॉर्च की रोशनी धुंधली हो गई, जैसे बैटरी कमजोर हो गई हो। प्लेटफॉर्म पर दूर एक बेंच पड़ा था। एक हैरान कुन बात यह थी कि उस पर कोई बैठा हुआ था। वो शख्स झुका हुआ था, जैसे झूल रहा हो। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? रात को यहां क्या कर रहे हो? कोई जवाब ना आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। दिल में हलचल थी और सांस रुक रुक कर आ रही थी। फिर जो देखा, जब मैं बिल्कुल करीब पहुंचा और टॉर्च की रोशनी सीधी उस पर डाली, मेरी रूह कांप उठी। वो इंसान नहीं था, वो तो एक पुतला था, पुराना टूटी आंखों वाला, लेकिन वो हिल रहा था। हल्की सी हरकत थी। अचानक वो पुतला सीधा हुआ और एक ऐसी आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी, वापस जाओ या मेरे साथ बैठ जाओ। मैंने पीछे कदम हटाया, मगर उसने अपनी गर्दन एक अजीब जाविये में मोड़ी, इतनी कि इंसान का मोड़ना नामुमकिन था। उसके मुंह से खुश्क सी हंसी निकली। मैं भागने के लिए पलटा और अपने मजहब के हिसाब से पढ़ने लगा। भागते भागते मैं सिग्नल रूम तक पहुंच गया। जैसे पलट कर देखा
वो पुतला वहां से गायब था। मैं अंदर भागा, दरवाजा बंद किया और रात के बाकी 3 घंटे दीवार के साथ टेक लगाए बैठे रहा। अगली सुबह मिश्रा जी आए और मेरी हालत देखकर कहा, क्या हुआ? मैंने सारी बात इन्हें बताई और कहा मैं इधर पागल हो जाऊंगा। हर रात कोई चीज होती है, अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। अगर मैंने मजीद इधर ड्यूटी दी तो अपनी जान खुद ही ले लूंगा। इन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा मैं कुछ दिन की छुट्टी पर चला जाऊं, मगर मैं बज़िद था कि मुझे अपना ट्रांसफर करवाना है या नौकरी छोड़नी है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार इस तरह के वीरान स्टेशन पर ड्यूटी दे रहा था। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ साथ ये चीजें कम हो जाएंगी या मुझे आदत हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। खैर मैंने उसी दिन छुट्टी की दरख्वास्त दी, जो कुछ ही दिन में मंजूर हो गई, और फिर मैंने उसी दौरान भाग दौड़ करके अपना तबादला भी करवा लिया। मैंने आपको सिर्फ मेन वाकयात बताए हैं। छोटी छोटी सरगर्मियां वहां पर बहुत होती थी, अक्सर दिन के टाइम भी। अगर वो सब भी शेयर करता तो कहानी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की स्टोरीज पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और आपने अभी तक ये 2 स्टोरीज नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा। मेरी तरफ से 100% रिकमेंड है, आपको पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।